लेकिन जुडिशरी भी इसको क्यों करेगी? आप जो कह रहे हैं कि इसमें जुडिशरी को करना चाहिए आगे बढ़कर, तो आखिर ये पहल कैसे होगी, कौन करेगा, कब करेगा? ये समय समय पर इस तरीके के फ्रिक्शन जब से हमने देखा है, अभी कुछ सालों से कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इस पर कौन पहल करेगा? क्या सरकार देखिए, जब जी। जब एनजेसी का फैसला आ रहा था तो उस हियरिंग में मैं भी था, और हम्म। मैंने के एम गोविंदाचार्य की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई थी, और संविधान के शेड्यूल 3 के तहत एक हमने डिस्क्लोजर एफिडेविट का फॉर्मेट दिया था। हम्म। और हमने डिस्क्लोजर एफिडेविट का फॉर्मेट दिया था, और हमको अंबेडकर को याद करना चाहिए। अंबेडकर ने कहा था कि आप कितना भी अच्छा सिस्टम बना लें, सिस्टम को चलाने वाले लोग कैसे हैं उसके हिसाब से संविधान सफल या असफल होगा। प्रश्न ये नहीं है कि जजों को कौन नियुक्त कर रहा है, प्रश्न ये है कि कैसे जज नियुक्त हो रहे हैं, वो चाहे कॉलेजियम में हो चाहे प्री कॉलेजियम स्टेज में हो, जिनकी निष्ठा जनता और संविधान के प्रति हो। तो डिस्क्लोजर एफिडेविट में हमने बोला था कि जो भी जज नियुक्त हो रहे हैं उनका एक डिस्क्लोजर आना चाहिए कि उनमें से कितने लोग मंत्री के, जजों के, सीनियर एडवोकेट्स के भाई भतीजे हैं। उसकी वजह से ऐसा नहीं कि वो बार हो जाएंगे, लेकिन लोगों को पता चलेगा कि फलाने जज के 10 रिश्तेदार जज बन रहे हैं, और वो लोग जिनके रिश्तेदार या बच्चे या दामाद या भतीजे जज बन रहे हैं, दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। वो कॉलेजियम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, वो चाहे सेक्रेटरी हो चाहे मंत्री हो। अभी बंदरबाट चल रही है, कुछ जज सरकार के कैंडिडेट होते हैं, कुछ जुडिशरी के होते हैं, लेकिन उन लोगों की निष्ठा व्यक्तियों के प्रति है, संविधान के प्रति नहीं है। यह संकट का मुख्य कारण है। लेकिन विराट जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे अमेरिका जैसे देशों में होता है कि सेनेट में प्रॉपर एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है जजेस का, कुछ उस तरीके से किया जाए। आपको लगता है जो अमेरिकन मॉडल है वो अपने भारत के संदर्भ में क्या वो सफल हो पाएगा, या हमें उसको उसको भी देखना चाहिए? नहीं, अमेरिकन मॉडल बिल्कुल निश्चित तौर पर सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका के मॉडल में दो बड़ी बातें हैं। पहली बात यह है कि वहां पर राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा अधिकार हैं, और भारत का जो सिस्टम है वो संसदीय प्रणाली है, जहां पर की कलेक्टिव लीडरशिप है, कैबिनेट सिस्टम है। दूसरा, अमेरिका एक जागरूक देश है, जहां पर की जो फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स के पास बहुत सारे पावर्स हैं, और वहां की सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट के हिसाब से चीजों को करती है। भारत का जो सिस्टम है वो वहां पर यूनियन में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डोमिनेंस यहाँ पर ज्यादा है। तो 3 तरीके के विरोधाभास है। पहला कि यहाँ पर केंद्र सरकार मजबूत है, अमेरिका में स्टेट्स मजबूत हैं। दूसरा, वहां पर राष्ट्रपति मजबूत है, यहाँ पर कैबिनेट का सिस्टम है। और तीसरा, वहां के लोग जागरूक हैं, भारत में लोग जागरूक नहीं है। भारत में शिक्षा ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, इस वजह से भारत में एक कमिटेड जुडिशरी की जरूरत नहीं है। भारत में ऐसी जुडिशरी की जरूरत है जो लोगों को सही तरीके से और जल्दी न्याय दे सके। इसके लिए सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और सामंती तरीके से जजों का रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जो भारत का लोकतंत्र है वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो एक अमेरिकन मॉडल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को वो अपना सके, आपका ये कहने का मतलब है? हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि जो उसको हम अपना भी नहीं सकते हैं। अगर हम केशवानंद भारती के जजमेंट को देखें तो कोई भी सिस्टम बनाने के लिए संसद से नया कानून बनाना पड़ेगा, और संसद से नया कानून बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारे जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो संविधान में 2 प्रावधान है, अनुच्छेद 124 और 217, तो उनमें बेसिक तौर पे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिनको कि जुडिशरी ने अपने इंटरप्रिटेशन से कॉलेजियम सिस्टम में कन्वर्ट किया है। और जब भी जो भी इस तरीके का कानून बनेगा जिसमें आप अमेरिकन सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, तो जुडिशरी के पास वो रिव्यू के लिए जाएगा, कोई उसको चैलेंज करेगा, और उसमें यही बात आएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं ने अमेरिकन सिस्टम की जुडिशरी को भारत में नहीं देखा था, इसलिए जो जुडिशरी है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और इसमें संसद के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। लेकिन विराज जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जो एक तरीका है कानून किस तरीके से लाई सरकार, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। तो कई लोग आज ये बात कह रहे हैं कि भाई सरकार को क्या चीज रोक रही है, वो चाहे तो आप वापस कानून लेकर आ सकते हैं। तो क्या उस डायरेक्शन में भी कोई ऐसी सरकार की आपको मंशा लग रही है कि वो वापस एनजेएसी ऐसा कानून कोई लाएंगे? और क्या वो इतने देखिए, इसमें पिछले 9 सालों में, 8 सालों में बहुत गंगा जमुना में पानी बह गया है। और 9 साल पहले जब एनजेसी का जब आया था कानून, तो उस समय इस कानून की जो पहल की थी वो कांग्रेस सरकार ने की थी जी। और भाजपा सरकार ने, और इसमें सर्वसम्मति थी सिवाय राम जेठमलानी के। लगभग सारे सांसद इसके पक्ष में एकजुट थे, और
उस समय संसद में सर्वसम्मत से बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। लेकिन पिछले 8-9 सालों में इस सरकार के प्रति लोगों का भरोसा, विपक्ष का भरोसा कम हुआ है, संवाद कम हुआ है। तो अब अगर जुडिशरी में कोई नए कानून लाने की बात आएगी तो उसमें विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जनता के साथ सीधे संवाद बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि जब संसद में कानून बनाया जाए, कानून में बदलाव आए, तो उसको बताया जा सके कि ये एक गलत व्यवस्था को ठीक करने के लिए जनता के हित में लिया गया फैसला है। लेकिन जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात है, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, कि जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात बार बार किरण रिजिजू एक नहीं कई तरीकों से कह चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरकार दखलंदाजी चाहती है, इंटरफियरेंस चाहती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, ताकि वो अपनी मनमर्जी कर सके। नहीं, देखिए, जो कानून मंत्री की जो चिट्ठी है, बड़ी ही मैं मानता हूं कि असंवैधानिक पत्र है, और ऐसे असंवैधानिक पत्र का कोई कॉग्निजेंस लिया ही नहीं जा सकता है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर चिट्ठियों से पुनर्विचार नहीं होता है। और देश के कानून मंत्री को यह एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ के सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर कहीं पे कोई बात है तो आप कानून के अनुसार ही तो काम करेंगे। चिट्ठी लिख करके रिप्रेजेंटेशन मांगना, ये एक मतलब ये है कि जजों की नियुक्ति में बंदरबाट है, जब मन चाहे तो जज उसको अपने अधिकारों को डायल्यूट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि जो जुडिशियल जजमेंट्स हैं उनको या तो रिव्यू के माध्यम से या संसद के कानून के माध्यम से ही बदला जा सकता है। उसके अलावा बाकी जो भी तरीके हैं गलत हैं, अनैतिक हैं और असंवैधानिक हैं। चलिए, थैंक यू सो मच विराग जी, आप हमारे साथ जुड़े, और अब देखना होगा कि किरण रिजिजू और जुडिशरी के बीच में कैसे ये जो पूरा जो एक संघर्ष की स्थिति बन गई है, ये कैसे सुलझती है, किस तरीके का डायलॉग होता है या नहीं होता है, इस पर निगाहें टिकी होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू विराग जी। थैंक यू।